हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल पेपर जो 2026 में जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन आया है जैक बोर्ड के मॉडल पेपर में वो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपको पूरा फायदा मिल सके, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस पैटर्न में आने वाला है क्लास 12th में, और आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम इज। वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्ज रखा गया है और उस पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स क्या होगा वो फाइंड करना है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, जो फोर्स होगा वो 1/r होगा, या ऑप्शन बी 1/r² होगा, ऑप्शन सी r³ होगा, या ऑप्शन डी r² होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है ऑप्शन बी 1/r²। तो हम लोग ये कैसे पता कर रहे हैं कि ये ऑप्शन बी ही सही होगा? तो इसके लिए फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला को अगर देखेंगे तो यहाँ पे Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है और R जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि F और R का क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² का। क्लियर है? तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी होगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है ए वोल्ट, बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सी न्यूटन मीटर स्क्वायर और डी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये है ऑप्शन फ्रेंड्स। तो आंसर जो होगा वो होगा बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर ए। तो ये हो गया EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस तरह से करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा ये फाइंड करना है। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट एंड ऑप्शन डी है नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा 0, ऑप्शन ए। अब ये कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो होता है V = 1/4πε0 P cos θ/r²। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बात किया है, तो परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे cos 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, cos 90 का वैल्यू होता है 0 और इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके V का टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो आंसर होगा वो A होगा, 0। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। पैरेलल प्लेट कंडेंसर जो है वो पहले चार्ज किया जा रहा है, उसके बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इफ प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, अगर प्लेट्स को दूरी में रखेंगे मतलब डिस्टेंस बढ़ा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये फाइंड करना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी दिया हुआ है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी दिया हुआ है रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी दिया हुआ बिकम्स 0। तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा या 0 हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज। अब वो इंक्रीज कैसे कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, पैरेलल प्लेट कंडेंसर का फॉर्मूला होता है कैपेसिटी जब इसका निकालते हैं तो C = ε0A/D। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे D जो है वो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, तो D डिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैपेसिटी और डिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो ये जो कैपेसिटी निकलेगा कंडेंसर का वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से C जो है वो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल D है। अब डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज करेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा, अब हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स V = Q/C। V = Q/C। अब देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है C ये डिक्रीज हो रहा है।
अब सी डिक्रीज होगा तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड्स, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? ऑप्शन ए है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी है करंट इज कांस्टेंट, जब करंट कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, जब रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। एंड ऑप्शन डी है वोल्टेज इज जीरो, जब वोल्टेज जीरो होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओम्स लॉ कब वैलिड होगा। तो ओम्स लॉ वैलिड होगा फ्रेंड्स जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब ये कैसे हो रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ का डेफिनेशन, तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन ही क्या होता है कि जब वायर का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, और यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो करंट एक कांस्टेंट आएगा आर, तो इस तरह से V इक्वल्स टू आई आर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही है स्टेटमेंट में कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। क्लियर है? तो इस तरह से ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन बी है डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन करंट, करंट पे डिपेंड करता है। एंड ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन शेप, शेप पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मतलब ये है कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है वो वायर किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ऑप्शन में होता तो टेम्परेचर पे भी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम, किसी मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है 90 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ है 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। अब वो कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। F मैग्नेटिक फोर्स है, Q चार्ज है, F मैग्नेटिक फोर्स है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और B मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पे साइन थीटा जो है फ्रेंड्स वो है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। क्लियर है? तो अब जो थीटा है इस पे डिपेंड करेगा फोर्स। तो थीटा अगर का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री अगर लेंगे तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है टेस्ला, ऑप्शन सी है हेनरी एंड ऑप्शन डी है गॉस। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो होगा टेस्ला, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? अब 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। दूसरा बात 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। और फ्रेंड्स वेबर जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। क्लियर है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको रखा गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इट एक्सपीरियंसेस, तो ये एक्सपीरियंस करेगा। ऑप्शन ए है टॉर्क, ऑप्शन बी है फोर्स, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नो इफेक्ट।
तो फ्रेंड्स, जब भी एक मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है जो यूनिफॉर्म होगा, तो वो हमेशा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? टॉर्क, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस कारण से है? ऑप्शन ए है आयरन प्रेजेंट इन कोर, कोर में जो आयरन प्रेजेंट है उसके कारण से। ऑप्शन बी है रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन के कारण से। ऑप्शन सी है मोशन ऑफ चार्जेस इनसाइड अर्थ, मतलब जो चार्जेस है अर्थ के अंदर उसके कारण, उसके मोशन के कारण से। ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण से। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ। लेंज लॉ किसका कंसिक्वेंस है? ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है कंजर्वेशन ऑफ मास, और ऑप्शन डी है न्यूटन्स लॉ। तो फ्रेंड्स, आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि लेंज लॉ क्या होता है। तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट ये है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। तो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है, और वही मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट का प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यही है लेंज लॉ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। एक जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ऑप्शन ए है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पे वर्क करता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ऑप्शन डी है कूलम्ब्स लॉ। तो फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक भी जरूर। 30 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर। एक ऐसी सर्किट जिसमें प्योर रजिस्टर है, द वोल्टेज एंड करेंट आर। वोल्टेज और करंट जो है वो कैसा होगा? ऑप्शन ए है आउट ऑफ फेज, ऑप्शन बी है इन फेज, ऑप्शन सी है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, ऑप्शन डी है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो फ्रेंड्स, इसमें होगा क्या कि जब कोई प्योर रजिस्टर वाला एसी सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज और करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर? मतलब दोनों सेम फेज में होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन फेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडल इंडक्टर इज। एक आइडल इंडक्टर में एवरेज पावर कितना कंज्यूम करता है ये बताना है। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है इनफाइनाइट, एंड ऑप्शन डी है मिनिमम। तो फ्रेंड्स, एक आइडल इंडक्टर जो है वो पावर कंज्यूम करता है 0। तो फ्रेंड्स, एक आइडल इंडक्टर जो है वो पावर कंज्यूम करता है फुल साइकिल में वो करता है 0। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा 0 वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए है दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। दे ट्रैवल इन वैक्यूम, ऑप्शन बी है ये वैक्यूम में ट्रैवल करता है। ऑप्शन सी है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। और ऑप्शन डी है स्पीड इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन ए है दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये करेक्ट आंसर नहीं है। मतलब ये करेक्ट आंसर है, मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? ऑप्शन ए है स्टेशनरी चार्ज,
ऑप्शन बी है एक्सिलरेटेड चार्ज, ऑप्शन सी है यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, ऑप्शन डी है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है वो होता है एक्सिलरेटेड चार्ज, मतलब इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, एक्सिलरेटेड चार्ज। क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है ये बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और डी मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन ही ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में होगा, और दूसरा चीज़ ये है कि रिफ्रैक्शन इसमें 90 डिग्री होगा। तो रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इस तरह से इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन ए होगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ऑप्शन ए है एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है एट 2f, ऑप्शन सी है बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्शन डी है बियॉन्ड 2f। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तभी ये वर्चुअल इमेज बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस में। और जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, मैग्नीफाइड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, एंड सेम साइड ऑफ द मिरर होगा, सॉरी सेम साइड ऑफ द लेंस होगा। क्लियर है? 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो है ऑप्शन ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन बी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस, स्क्रीन डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन डी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। अब ये कैसे हो रहा है वो हम लोग देखेंगे इस फॉर्मूला से। बीटा जो है वो फ्रिंज विड्थ है, ये लेमडा जो है वो वेवलेंथ है, कैपिटल डी जो है वो है स्लिट एंड स्क्रीन का डिस्टेंस, और ये जो स्मॉल डी है ये है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे तो ये है स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस और ये है फ्रिंज विड्थ, तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज। पोलराइजेशन प्रूव करता है कि लाइट जो होता है, ऑप्शन ए है स्केलर वेव, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन सी है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन डी है मैकेनिकल वेव। पोलराइजेशन जो है वो प्रूव करता है कि लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा ट्रांसवर्स वेव वो सही होगा। अब ये ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन क्या, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है? ऑप्शन ए है वेव नेचर ऑफ लाइट, लाइट का वेव नेचर को। ऑप्शन बी है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर को। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, लाइट के मैग्नेटिक नेचर को। और ऑप्शन डी है मैकेनिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के मैकेनिकल नेचर को। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन बी है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के इंटेंसिटी पे। ऑप्शन सी है वर्क फंक्शन, एंड ऑप्शन डी है एरिया ऑफ कैथोड। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
मतलब इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 23 है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, घूमता है। वो क्यों करता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये 4 टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से एक सही आंसर है। अब ये बताना है कि किस कारण से करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रेंड्स होता यह है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसके न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से, मतलब कूलम्ब्स लॉ में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखे थे, उस कारण से ये चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। क्लियर है? और जो रिवॉल्व कराता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से होता है, मतलब वो उसको बैलेंस करके रखता है। क्लियर है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 24 है, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू। न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट होता है वो उसके कारण क्या होता है? ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी है फ्यूजन, ऑप्शन सी है फ्यूजन एंड ऑप्शन डी है फिजन। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट होता है उसके कारण से न्यूक्लियर एनर्जी होता है। क्लियर है? तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये हम लोग समझ लेते हैं कि मास डिफेक्ट होता क्या है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसका मास और एक्चुअल में जो न्यूक्लियस का मास है वो दोनों में जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर है? फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर। जेनर डायोड का यूज किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफिकेशन के लिए, ऑप्शन बी है एम्पलीफिकेशन के लिए, ऑप्शन सी है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और ऑप्शन डी है स्विचिंग के लिए। तो फ्रेंड्स जेनर डायोड का यूज किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। मतलब यह है कि सर्किट में ये कांस्टेंट वोल्टेज को सप्लाई करता है, इसके लिए यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर से पहुंचाइए।